magnetic flux represented by phi, electric flux represented by phi. तो फर्क क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं phi e, phi सफिक्स में e, वहां पर हम लिख सकते हैं phi b, मैग्नेटिज्म में जनरली हम लोग लिखते हैं b. सो कैन यू रिकलेक्ट दैट फॉर्मूला? क्या आपको याद आ रहा है फ्लक्स? व्हाट वाज फ्लक्स? डेफिनेशन किसी को याद आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड निशा. तो बेसिकली फ्लक्स जो है ये आपके लाइंस ऑफ फोर्स ही हैं जो कि एक एरिया से पास हो रहे हैं नॉर्मली. सो आइडियली व्हाट इज फ्लक्स? इट इज द नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना शुरू करते हैं हम लोग. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए देखिए हम लोग लिखेंगे जो आपका E है, इलेक्ट्रिक फील्ड the number of lines of force passing normally through a given area. No problem Nisha, no problem. तो अब यहां पर देखिए, अगर आप इस एरिया को ले जाओगे ऊपर, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली है जो मेरे पास बचता है, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब आप इसको S लिख सकते हो, आप चाहो A लिखना चाहो तो आप इसको A लिख सकते हो. अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को सोचना चाहिए कि ये जो टर्म है मेरा एरिया, एरिया को हम क्यों वेक्टर लेते हैं? व्हाई एरिया इज अ वेक्टर? तो बेसिकली एरिया वेक्टर इसलिए आता है कि आपके पास जो हिसाब से बॉडी है और जहां पर भी आप वो एरिया कंसिडर करोगे, तो इधर जो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ये आपका ई बार, आपने एरिया इधर कंसिडर किया तो ये आपका फील्ड निकला इधर, आपने एरिया इधर कंसिडर किया तो ये आपका फील्ड निकला इधर. तो इट इज नॉट जस्ट एरिया, यहाँ पर एरिया इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर, क्योंकि आपका हर बार जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा इट विल कीप ऑन चेंजिंग. नाउ सिंस दिस इज E bar dot A bar, that means जो मेरे पास फ्लक्स है वो कौन सा क्वांटिटी हुआ? डॉट प्रोडक्ट है तो कौन सा क्वांटिटी हुआ? डॉट प्रोडक्ट है, कौन सा क्वांटिटी हुआ? वेरी गुड जॉर्डन. सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. और जब आप ये डॉट हटाएंगे, मतलब वेक्टोरियली जब आप ये डॉट हटाएंगे, यानी अगर आप लिखते हैं E S, then it is taken as ES cos theta. अब ये हो गया आपके लिए पूरे फ्लक्स के लिए. सपोजिंग जैसे ये मेरा पूरा बॉडी है और आपने एक छोटा सा रीजन कंसिडर किया है, तो उसको हम लोग लिखते हैं d phi. This is given as EDS.
So if we want the unit of flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा भाई? चलिए यूनिट बताने में मदद कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? ई का यूनिट बोलो। कैसा सोचने का देखो। E is F upon Q. F is force, Newton. Q is charge. तो ये हो गया मेरे पास न्यूटन पर कूलम। ds is area. So area is meter square. cos theta इसका कोई यूनिट नहीं होगा। So this is न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या अगर आप चाहो तो लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, या फिर अगर आप सी को पहले लिखना चाहते हो तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आप इसका यूनिट दे सकते हैं। क्या डिमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए आपको लग रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, बट फैक्ट ये है कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट चैप्टर के हैं। सो दिस इज हाउ योर फिजिक्स इज रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? टेक्निकली हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट इस समय जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे कहां पर आएंगे? आपको फर्स्ट चैप्टर में आएंगे। सो दिस इज हाउ दे गेट इनटू ईच अदर्स वर्क। ओ वाओ तन्वी, बहुत बढ़िया। चलिए तन्वी ने यूनिट अपना डायमेंशन भी भेज दिया है। कम ऑन स्टूडेंट्स, प्लीज फाइंड इट आउट। एक बार ट्राई कीजिए, टेक अ मिनट। वेरी गुड, विशाल ने भी भेज दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए 2 ही आंसर आए हैं, 1-2 आंसर और भेजिए भाई। वेयर इज गौरी शिंदे, निशा शेट्टी, साक्षी गुपेकर, वैष्णवी, शाबाश नेहा, शरायू जी कहाँ रह गए आप? निधि, L3M1 T-3 I-1 या A-1 भी चलेगा। शाबाश निशा, बहुत बढ़िया। तो देखिए जैसे ही कंफ्यूजन आए तुरंत इसको तोड़ देने का, जैसे हमने इसको तोड़ दिया। तो दिस इज F upon Q and this is meter square. So F is L1M1 T-2, L1 है और ये L2 है, तो L3 हो गया। इधर आपके पास M1 था T-2, दिस इज IT। तो T-2 ये T ऊपर गया, T-3 I ऊपर जाएगा I-1। तो आप टर्म्स में इसको ब्रेक कीजिए एंड यू विल बी एबल टू गेट इट। क्वेश्चन करें हम लोग। तो द सरफेस इंटीग्रल of the electric field over a small surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface. Or in other words, the flux that is coming out from a body, it is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. अब ये जो इधर सर्कल किया है, ये सर्कल मतलब क्या कि इट्स एन एनक्लोज्ड बॉडी। वो स्ट्रक्चर एक क्लोज्ड बॉडी है, ये इस सर्कल का मीनिंग है। अदरवाइज वो बेसिक आपका इंटीग्रेशन का साइन ही है, कुछ अलग नहीं है। वो नॉर्मल इंटीग्रेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है E cos theta. So E cos theta is what? It is the normal component of the electric field. What is the area under consideration? ds is the area under consideration. So what is the flux coming out? So d phi is equal to
E bar dot ds bar, so this is nothing but E ds cos theta. अब ये क्या था, ये तो मेरा डी फाई था, यानी इस एरिया पे से। तो पूरे बॉडी के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई। छोटे एरिया का अगर आपको मालूम पड़ गया तो पूरे बॉडी के लिए क्या करेंगे, छोटे से बड़ा, कम से ज्यादा। सो वी विल हैव टू इंटीग्रेट। हम लोग इधर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे, वेरी गुड, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो पूरे बॉडी का निकालने के लिए हमको इधर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इधर आप इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, दिस इज ई डी एस cos theta. तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है, ये तो आपका मिल जाएगा आपको फाई ई। अब हम इधर सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। व्हाट इज ई का फॉर्मूला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, बोलिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद नहीं है, किसी को भी ध्यान नहीं आ रहा है? ओके चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बढ़िया गौरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So it is, you can say that constant k q upon r square, and that constant is 1 upon 4 pi epsilon naught. Shabash. So this is q upon 4 pi epsilon naught r square ds. Very good Aditi, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं समझ गया, आप लोग को टाइपिंग में टाइम लग गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। तो मेरे पास जो फ्लक्स है, यहाँ पर हमने E लिख दिया, E का फॉर्मूला लिख दिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये रहा ds, ये रहा cos थीटा। चलिए अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी आगे देखिए मेरे पास में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो अपना फाई नॉट ही रहेगा, हम ये आगे का पार्ट लिख रहे हैं, Q 4 pi epsilon naught. Now please have a look at this. This is ds cos theta upon r square. तो ये जो टर्म है ds cos theta upon r square, इसके ऊपर भाई खास ध्यान देना, ये आपका सॉलिड एंगल है। दिस इज द सॉलिड एंगल हियर गिवन बाय d ओमेगा। सो व्हाट इज दिस सॉलिड एंगल, सॉलिड मतलब 3D एंगल है, वो आपका ऐसा 3 डायमेंशनल एंगल है। तो 3 डायमेंशनल एंगल का फॉर्मूला क्या आपके पास, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म है आपका, so you have q upon 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे, ये डी ओमेगा का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, एंड इट इज a 3D thing. So tell me, when you cover the entire body, how much will be d omega ka integration, or in other words, what is the integration of d omega? Rachel, क्या रहेगा आंसर? ओके चलिए प्लीज समझिए इस बात को।
इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये कितना एंगल है, ये कितना है, वन सर्कल कितना हो गया 360, 2 पाई हो गया, वेरी गुड। अब इधर देखो, फिर से देखो इधर, ये कितना है, ये फिर से 2 पाई मिला आपको, मतलब 2 पाई प्लस 2 पाई विल गिव यू 4 पाई। तो ये जो डी ओमेगा है ये ऐसा ही एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। तो ये 2 पाई इधर और 2 पाई इधर, तो ये जो आपका 3 डायमेंशनल एंगल ये सब तरफ बढ़ रहा है। तो स्फीयर का जब आप एंगल लेते हो वो इधर भी मिलेगा 2 पाई और इस तरफ भी मिलेगा 2 पाई। सो 2 पाई and 2 पाई दैट विल गिव यू 4 पाई। तो देखिए ये आपके पास आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई। 4 पाई ऊपर नीचे कट हो जाएगा और आपके पास क्या बच रहा है देखिए, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। इस केस में द चार्ज वाज q, इसलिए अपने को आंसर में क्या मिल गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल गया।